जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर आ रही? अटेंडेंस में कॉल कर रहा हूँ। सेकंड हाफ की अटेंडेंस। मोहम्मद अम्मार। अम्मार नहीं है। और नबील राशिद। नबील राशिद प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में नहीं थे, सेकंड में। रामिश अहमद। हाफ में लाइट भी प्रेजेंट सर। रामिश। अच्छा, मलिक अदरान। मलिक अदरान मोहम्मद। मलिक अदरान। और सैयद अब्दुल हसीब। सैयद अब्दुल हसीब सही प्रेजेंट है। और मोहम्मद सुलेमान खान नहीं है। मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान नहीं है। और मोहम्मद मुबश्शिर इकबाल। मुबश्शिर इकबाल। मुबश्शिर इकबाल नहीं है। सबा बतूल। सबा बतूल। वेटिंग में बात कर रहे हैं? नहीं, वेटिंग में कोई भी नहीं है। अच्छा, सबा बतूल नहीं है। जरीन गुल। जरीन गुल प्रेजेंट है, ठीक है। मोहम्मद माज वो प्रेजेंट है, सही है। मौसम अली खान। मौसम अली खान नहीं है। मोहम्मद हसन सुहेल। हसन सुहेल प्रेजेंट है, ठीक है। मोहम्मद इबाद। मोहम्मद इबाद नहीं है। मोहम्मद इबाद मीटिंग में भी नहीं है कोई। अच्छा, आसिम रिजवान। सबा बतूल ने प्रेजेंट मार्क किया है, ठीक है। आसिम रिजवान प्रेजेंट है, ठीक है। मोहम्मद शाजिब जाफरी सही है, प्रेजेंट है। सैयद हमाद हुसैन। सैयद हमाद। सैयद हमाद नहीं। मोहम्मद बिलाल ठीक है, प्रेजेंट है। हमाद अब्दुल बारी। हमाद अब्दुल बारी ठीक है, प्रेजेंट है। हाफिज फरजन अहमद। हाफिज फरजन प्रेजेंट है। उबैदुल्लाह। उबैदुल्लाह। उबैदुल्लाह नहीं। वजिया मोहिद्दीन। आगला रोश प्रेजेंट है, ठीक है। वजिया मोहिद्दीन प्रेजेंट है, ठीक है। मोहम्मद हमजा प्रेजेंट है, ठीक है। आगला रोश प्रेजेंट है। उबैदुल्लाह। उबैदुल्लाह ने प्रेजेंट मार्क की है, ठीक है। उबैदुल्लाह की प्रेजेंट मार्क कर दी। और कौन है प्रेजेंट? सर मौजम। बात आ गए, बात की प्रेजेंट मार्क कर दी, ठीक है। और मौजम 9928। ठीक है। मौजम। मौजम की प्रेजेंट मार्क कर। सही। और कोई
अच्छा, मैं आपको एब्सेंटीज के नाम बता रहा हूँ। मोहम्मद अम्मार, मलिक अदनान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद मुबश्शिर इकबाल, सैयद हम्माद। ये सेकंड हाफ में ये लोग एब्सेंट है। अच्छा, एडमिट कर देते हैं, आ गए ये काफी सारे। फुरकान भी आ गए, मुबश्शिर इकबाल भी आ गए। मोहम्मद फुरकान, मुबश्शिर इकबाल। दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, फुरकान प्रेजेंट है, मुबश्शिर इकबाल। आप लोग थोड़ा लेट हुए हो, लेकिन मैं आपकी प्रेजेंट आ रहा हूँ। मुबश्शिर इकबाल ज्वाइन कर लिया है ना? बात प्रेजेंट है, ठीक है। बस ये है कि सैयद हम्माद हुसैन, सैयद हम्माद आ गए, हम्माद हुसैन, हाँ, ठीक है। दूसरे आप सैयद हम्माद, आप पहले में एब्सेंट मार्क किया आपके, दूसरे आपके सही है, आपके प्रेजेंट मार्क कर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेक से पहले हमने ये देखा था कि जो है वो सीपीयू जो है वो एक्चुअली कोशिश ये करता है कि मेन मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करे। सीपीयू इंटरेक्शन मेन मेमोरी से ही करता है, और ज़ाहिर हार्ड डिस्क से जो है प्रोग्राम मेन मेमोरी में आते हैं, और मेन मेमोरी के साथ जो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की मैंने बात की थी कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, कि आप प्रोसेसर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब रैम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस लोड किए जाएं, ताकि जो है वो प्रोसेसर की जो यूटिलाइजेशन है, सीपीयू की यूटिलाइजेशन है, वो बढ़ जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोशिश यही करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रैम को फिलअप किया जाए प्रोसेसेस के साथ, ताकि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हायर हो। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो इसमें आसानी होगी। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर ये रैम हमें नजर आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल रैम हमारे पास 4 MB है, ठीक है, रैम हमारे पास 4 MB है, और प्रोसेस जो है, प्रोसेस भी हमारे पास एक है, वो भी 4 MB का है। यानी कि रैम भी 4 MB है और प्रोसेस भी 4 MB है। ठीक, कौन कह रहे हैं प्रेजेंट लगा दिए? मुबश्शिर इकबाल के। अच्छा, मुबश्शिर इकबाल कह रहे हैं नमाज में अभी आया हूँ, प्रेजेंट लगा दिया। सही है, प्रेजेंट लगा दिया। तो प्रोसेस भी 4 MB का है, रैम भी 4 MB की है। अब आप बताइए मुझे कि एक इस रैम के अंदर कितने प्रोसेस आ सकते हैं? 4 MB रैम है हमारे पास, प्रोसेस भी 4 MB का है, तो इस रैम के अंदर कितने प्रोसेस आ सकते हैं? जी, कौन बताए? एक मोहम्मद बिलाल ने सही जवाब बताया। एक ही प्रोसेस आएगा, जाहिर है, जो 4 MB की रैम है और 4 MB का प्रोसेस है, तो एक ही प्रोसेस रैम में आएगा, दो तो आ ही नहीं सकते। एक ही प्रोसेस आएगा, 4 MB की रैम फुल हो जाएगी, है ना? ऐसे ही होगा ना। एक ही प्रोसेस होगा, 4 MB की रैम फुल हो जाएगी, यानी कि 4/4 किया हम, ठीक है। तो जितने यानी कि आपके प्रोसेस हैं,
और जितने आपके जो है वो प्रोसेस है उसको आप डिवाइड कर दोगे रैम से, अवेलेबल रैम से, तो ज़ाहिर है एक ही प्रोसेस आएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? फॉर एग्जाम्पल अब प्रोबेबिलिटी हम क्या है, प्रोबेबिलिटी हम इसकी देख रहे हैं, जो लफ्ज़ है प्रोबेबिलिटी इसकी देख रहे हैं कि कितनी देर प्रोसेस आयो में रहा। यानी आपको ये पता है ना, प्रोसेस के दो ही स्टेट्स होते हैं। प्रोसेस के दो ही स्टेट्स होते हैं, या तो प्रोसेस जो है वो सीपीयू कर रहा होता है। सीपीयू का मतलब क्या है कि वो हर वक्त जो है वो रन हो रहा होता है, ठीक है। रन कर रहा है तो सीपीयू है, और अगर वेटिंग कर रहा है तो वो प्रोसेस आयो में है। प्रोसेस दो ही कंडीशन में होता है, या तो सीपीयू कंडीशन, सीपीयू बाउंड होता है, या आयो बाउंड होता है। या तो सीपीयू चल यानी कि रनिंग कंडीशन में होता है, या वेटिंग कंडीशन में होता है। रनिंग कंडीशन में हम कहते हैं सीपीयू बाउंड, वेटिंग कंडीशन में हम कहते हैं आयो बाउंड, ठीक है। ये दो ही कंडीशंस के अंदर हमारा जो है वो प्रोसेस होता है। तो लेट सपोज जो आयो बाउंड कर रहा है वो प्रोसेस वो कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.7 है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी 1 में से काउंट होती है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस जो आयो कर रहा है, प्रोसेस आयो कर रहा है, आयो की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.7। 0.7 जो है वो रुका हुआ है, वेट कर रहा है। तो फिर रन कितना हो रहा होगा? यानी कि प्रोसेस की यूटिलाइजेशन या सीपीयू की यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें, लिखा हुआ है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन का फार्मूला क्या है? 1 माइनस के। ये फार्मूला लिखा है ना, ये 1 माइनस के, ये सीपीयू यूटिलाइजेशन का फार्मूला है। यानी कि 1 में से माइनस कर दो के क्या है? आयो के लिए जो वेट कर रहा है, आयो के लिए कितना वेट कर रहा है? 0.7। 0.7 ये आयो के लिए वेट कर रहा है, तो 1 माइनस 0.7 कितना बना? 0.3। तो 0.3 जो है ना वो जो है सीपीयू का जो है वो रनिंग टाइम है सीपीयू का 0.3। इतनी जो है इसकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन 0.3, और 0.7 के लिए वो वेट कर रहा है, 0.3 इसकी यूटिलाइजेशन। तो ये हमारी यूटिलाइजेशन निकल आई कि अगर प्रोसेस एक हो रैम में और सीपीयू अगर और वो प्रोसेस जो है वो 0.7 जो है प्रोबेबिलिटी पर जो है आयो कर रहा हो, तो जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन निकलेगी वो निकलेगी 0.3। अब लेट सपोज ये वाली एग्जांपल हो गई। अब ये अलग एग्जांपल है, ये इस तरफ जो दिखाया गया है ये अलग एग्जांपल है। अगर फॉर एग्जांपल रैम की साइज हमने बढ़ा दिया, रैम का साइज अभी हमने क्या कर दिया? 8 MB। रैम का साइज हमने कर दिया 8 MB, प्रोसेस का साइज वही है 4 MB, ठीक है। तो अब इस रैम के अंदर कितने प्रोसेस आ सकते हैं? प्रोसेस का साइज हमने 4 MB रखा है, लेकिन रैम का साइज हमने बढ़ा दिया, इस मरतबा रैम का साइज 8 MB कर दिया। अब इस 8 MB में कितने प्रोसेस आ सकते हैं? दो सही जवाब दिया है बिलाल ने, दो जो है वो प्रोसेस आ सकते हैं रैम में, क्योंकि ज़ाहिर है 4 MB के दो प्रोसेस 8 MB फुल हो जाएगी। तो दो प्रोसेस MB जो है रैम के अंदर जो है हम एकोमोडेट कर सकते हैं। तो 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो निकल आएगा 2। 2 प्रोसेस कैन एकोमोडेट इन द रैम, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अच्छा लेकिन अब चूंकि प्रोसेस दो है, तो अगर ये दोनों प्रोसेस आयो कर रहे हैं और दोनों आयो 0.7 प्रोबेबिलिटी पे कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? तो हमने वही लिखा 1 माइनस के स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि अब दो प्रोसेस हैं तो इसलिए के स्क्वायर हो गया, 3 होते तो के क्यूब हो जाता, 4 होते तो के 4 होता, पावर के पावर 4। इस तरह से चलता। अभी चूंकि दो प्रोसेस जो है रैम में हमने एकोमोडेट किए हैं, तो हमने के की पावर 2 रखी है, के स्क्वायर। तो 1 माइनस, अब एक जो है वो कर रहा है, के की वैल्यू क्या दी है हमने? 0.7 के, वो 0.7 जो है वेटिंग टाइम कर रहा है, आयो के लिए वेट कर रहा है 0.7। तो 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.7 का स्क्वायर क्या निकलेगा? 0.49। 0.49। तो 0.49 जब आप 1 में से माइनस करोगे 0.49, तो क्या जवाब आया? 0.51। तो 0.51 जो है ये क्या है? ये सीपीयू यूटिलाइजेशन है, यानी कि अब देखो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गई, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गई। एक प्रोसेस पे कितना निकला था? 0.3, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, 1 माइनस 0.7। लेकिन जब हमने दो प्रोसेस किए रैम के अंदर, अब सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी हो गई? 0.51। सीपीयू यूटिलाइजेशन इज नाउ इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा दी।
हमने ज्यादा प्रोसेसेस को रैम के अंदर लोड कर दिया, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ने से सीपीयू की यूटिलाइजेशन बढ़ गई। तो इस तरह से अगर 4 होते हैं, अगर चार अगर फॉर एग्जांपल प्रोसेस होते हैं और हर एक 0.7 होता, तो हम 0.7 को पे हमने पावर 4 कर दिया, जवाब क्या आया 0.24, और मतलब ये 1 माइनस हमने 0.24 कर दिया, जवाब आया 0.76। तो 0.76 जो है सीपीयू की यूटिलाइजेशन होगी जब आपके पास 4 प्रोसेस होंगे रैम में। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन आप देखो और बढ़ गई, अब 0.76 हो गया, पहले 0.3 था, एक प्रोसेस के ऊपर 2 प्रोसेस लोड किए 0.51, और जब 4 प्रोसेस लोड किए तो बन गया 0.76, जो कि सबसे ज्यादा शिप जो है वो ग्रेटर है। तो हमने देखा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाने से सीपीयू की यूटिलाइजेशन बढ़ गई। ये सीपीयू की यूटिलाइजेशन का नंबर है, ठीक है, लेकिन सीपीयू अब ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। तो हैंस प्रूव्ड के whenever we are increasing the degree of multi-programming, the CPU utilization must be increased accordingly. इसमें कोई क्वेश्चन हो, बात समझ में नहीं आई हो, पूछ लें। क्लियर? अच्छा, अब मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में कुछ बात करते हैं कि रैम के अंदर किस तरीके से जो है वो प्रोसेसेस को मैनेज किया जाता है। तो देखें, एक होता है कंटिग्यूअस, एक होता है कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस का मतलब यानी कि रैम प्रोसेसेस को आप रैम में रख सकते हो कंटिग्यूअस भी और नॉन कंटिग्यूअस भी। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिग्यूअस के अंदर होता है फिक्स पार्टीशन। कंटिन्यूअस के अंदर फिक्स पार्टीशन होता है, क्या मतलब? जैसे एक पार्टीशन हमने प्रोसेस 1 के लिए बना दी, फिक्स कर दी, और प्रोसेस 1 की पार्टीशन है फिक्स्ड। प्रोसेस 2 की पार्टीशन हमने फिक्स कर दी, प्रोसेस 3 की पार्टीशन हमने फिक्स कर दी, प्रोसेस 4 की पार्टीशन हमने फिक्स कर दी। इस तरह से हमने फिक्स पार्टीशन कर दी। इसके अंदर अच्छा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कंटिन्यूअस क्या होता है। कंटिन्यूअस ये होता है, कंटिन्यूअस ये होता है कि एक प्रोसेस के बाद दूसरा, अगले गैप पे दूसरा प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस के बाद अगले गैप पे तीसरा प्रोसेस, तीसरे प्रोसेस के बाद अगले गैप, यानी कि कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि P4 के बाद मैंने ये खाली छोड़ दिया, फिर P5 मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि आपने गैप छोड़ दिया बीच में। गैप जो है ना वो नहीं होना चाहिए, सारे फिलअप होने चाहिए। जब सारे फिलअप होंगे तो हम क्या कहेंगे, वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस आते हैं या तो वो 1 बाय 1 आते चले जाते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस विदाउट एनी गैप, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद जो अगली स्पेस है उसमें तीसरा, तीसरे के बाद जो अगली स्पेस है उसमें चौथा, इस तरह से आते जाता है, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। अब कंटिन्यूअस भी जो है ना, उसको कंटिन्यूअस में भी 2 पैटर्न्स है, फिक्स पार्टीशन भी हो सकता है, वेरिएबल पार्टीशन भी हो सकता है। फिक्स पार्टीशन का मतलब क्या है कि आपने साइज फिक्स कर लिया, जैसे यहाँ पर नीचे आपको दिखे, यहाँ दिखाया पहले प्रोसेस 1 आया, वो 2 MB का था 0 से 2 तक, फिर प्रोसेस 2 आया, वो 2 MB का था 2 से 4, फिर प्रोसेस 3 आया, वो 2 MB का था 4 से 6। यहाँ देखें 2-2 MB का फर्क है, सबका साइज फिक्स्ड है। फिक्स पार्टीशन में, फिक्स पार्टीशन में सबका साइज फिक्स है, 2-2 MB है, हर प्रोसेस 2-2 MB ले रहा है। तो ये हमने क्या किया कि सारे प्रोसेस का साइज फिक्स कर दिया कि 2-2 MB का है, हर प्रोसेस 2 MB लेगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। वेरिएबल पार्टीशन का मतलब क्या है? वेरिएबल पार्टीशन का मतलब है कि जैसे 1 MB, एक पहला प्रोसेस आया 0 पे, दूसरा प्रोसेस 4 पे आया, ठीक है, तीसरा प्रोसेस 10 पर आया, चौथा प्रोसेस 13 पे आया। अब यहाँ पर देखो साइज फिक्स नहीं है कि कहीं 4 का गैप है, कहीं 3 का गैप है, कहीं 2 का गैप है, तो वो होगा वेरिएबल पार्टीशन। हर प्रोसेस का
साइज डिफरेंट है, ठीक है ना। ये कोई 2 MB ले रहा है, कोई 4 MB ले रहा है, कोई 6 MB ले रहा है, हर प्रोसेस का साइज डिफरेंट है, तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल पार्टीशन। तो कंटिन्यूअस में दो हम तरीकों से कर सकते हैं, फिक्स पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं, वेरिएबल पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं। नॉन कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, अच्छा नॉन कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो पहला P1 आए, P1 के बाद जैसे यहाँ पर दिखाया, ये नॉन कंटिन्यूअस की एग्जांपल है। जैसे P1 आया, P1 के बाद अब गैप आ गया, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, इसके बाद भी कुछ नहीं रखा हुआ, P2 को फिर यहाँ रख दिया गया, फिर गैप आ गया, फिर P3 को यहाँ रख दिया गया। तो अब यहाँ देखें, आप देखें कंटिन्यूअस नहीं है, गैप आ रहा है। तो जहाँ पे गैप आ रहा हो, इसका मतलब है कि वो नॉन कंटिन्यूअस है। तो नॉन कंटिन्यूअस जो है ना, वो उस तरीके से भी करा जा सकता है कि जरूरी नहीं है कि जहाँ पर पहला खाली हो वहीं रखा जाए, जहाँ भी जगह मिल जाए, रैम में जहाँ भी जगह मिल जाए। हो सकता है यहाँ पर कोई दूसरा कोई और प्रोसेस रखा हुआ पहले से, उसको छोड़ देगा, कोई और जो और चीज किसी और प्रोग्राम का डेटा रखा हो यहाँ पर, उसको छोड़ देगा, वो वहाँ डेटा रखेगा जहाँ पर उसको जगह मिल जाएगी, वहाँ पर वो प्रोसेस रख देगा। तो इसको कहते हैं नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है। तो नॉन कंटिन्यूअस का जो है वो अपना बेनिफिट है, नॉन कंटिन्यूअस का अपना बेनिफिट है, क्योंकि नॉन कंटिन्यूअस के अंदर जो है ना, वो आप ये जल्दी जाहिर है इसको तलाश करने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ पर खत्म हो रहा है, आखिरी वाला वहां पर रखें, और जहाँ भी रैम में जगह मिल जाती है वहां पर रख देता है। तो ज्यादातर इसी तरीके से काम होता है, नॉन कंटिन्यूअस जो है रैम के अंदर चीजें रखी जाती हैं, लेकिन एरे वगैरह जो रखे जाते हैं वो कंटिन्यूअस फैशन में रैम में रखे जाते हैं। तो बहरहाल ये दोनों तरीके हमने देख लिए। नॉन कंटिन्यूअस के अंदर पेजिंग है, मल्टी टेबल पेजिंग है, इन्वर्टेड पेजिंग है, सेगमेंटेशन है। इन तरीकों, ये मैकेनिज्म्स हैं नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट के। तो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में किस तरीके से जो है ना इनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा अब हम आगे चल रहे हैं। अच्छा ये इसमें क्लियर हो गई सारी बात, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस, फिक्स पार्टीशनिंग, वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या होती है? क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा अच्छा अब यहाँ देखिए बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स। तो इसमें होता क्या है बेस रजिस्टर में, देखो यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको। देखो एक प्रोग्राम जो है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे नहीं जाएगा, जो उसका सेगमेंट बना दिया है, जो उसकी पार्टीशन बना दी है, वो अपने पार्टीशन में ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। जब P1 का ही साइज है तो P1 इससे बाहर नहीं जाएगा, अपने बाहर निकल के P2 के सेगमेंट में नहीं जाएगा, ठीक है, वरना तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएंगे, प्रोसेस क्रैश हो जाएंगे। हर कोई अपने सेगमेंट में रहता है। अब इस चीज को इंश्योर कैसे किया जाए कि प्रोसेस अपने सेगमेंट में ही रहे, अपने सेगमेंट से बाहर ना जाए? तो उसका तरीका क्या है, उसके अंदर जो है ना तरीका ये होता है, एक बेस एड्रेस, यानी कि इसमें एक बेस एड्रेस को बताया जाता है कि भाई प्रोसेस कहाँ से रखा जाएगा रैम में, उसको बेस एड्रेस कहते हैं। और अगला जो होता है वो लिमिट रजिस्टर्स होता है, यानी कि उसमें डिफाइन कर दिया जाता है कि इसका साइज कहाँ तक जाएगा।
यानी प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा, वो बेस, और उसका साइज कितने बाइट्स पर है, उसके बाइट्स की रेंज, ठीक है। तो वो दोनों बता दी जाती है। दोनों बताने से फायदा क्या हो जाता है, वो एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्रिएट हो जाता है। पता चल जाता है कि भाई ये मेमोरी के अंदर जो है बेस तो ये है, और उसके आगे जितने बाइट्स हैं वहां तक जाएगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस बन जाता है। तो सीपीयू must check every memory access generated in user mode to be sure it is between base and limit for that user. तो सीपीयू क्या करता है, वो देखता ही है कि जो यूजर का प्रोसेस है वो लिमिट और बेस रजिस्टर के दरमियान होना चाहिए। सीपीयू हर वक्त ये चेक करता रहता है कि यूजर का जो प्रोसेस है वो सीपीयू वो जो है बेस बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर इनके दरमियान होना चाहिए, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। इनसे बाहर चला गया तो फिर मसला होगा। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये प्रोसेस है, इस वाले प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस जो है ना बेस, वो क्या है 3004040, वो यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रैम को देखा जाए, रैम तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0, फिर यहाँ पर 25600 आ गया एड्रेस, पे ये एड्रेस आ गया। इस एड्रेस की बात हो रही है 3004040, ये दिस इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस प्रोसेस 2 जो आप कह सकते हो उसको। तो इसका बेस एड्रेस कहलाएगा ये। फिर इसका लिमिट क्या बता दिया, इसका लिमिट ये बता दिया 120900, यानी कि इतनी लिमिट बता दी कि इतने बाइट जो है वो ये प्रोसेस लेगा। इतने बाइट जो है वो यहाँ तक बनते हैं, इतने बाइट यहाँ तक बनते हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। 120900 इतने बाइट जो है वो लेगा, ये इसकी लिमिट है ये। तो मेमोरी के अंदर जो है इतने बाइट जो है वो यहाँ तक। अब इसको आप ऐड कर लो इस वैल्यू के अंदर, 3000040 में ऐड कर लो 120900, इसको आप ऐड कर लोगे तो जवाब क्या आएगा 420940, ये जवाब आ जाएगा 420940, ठीक है। ये जो एड्रेस है ये एक्चुअली रैम का एड्रेस है 420940, 3000 से स्टार्ट हुआ यहाँ से ऊपर से, और अब ये पहुंच गया 420940 पे, क्योंकि इतने बाइट्स आपने इसमें ऐड कर लिए, ठीक है। तो ये फिजिकल एड्रेस कहलाता है। दिस इज द फिजिकल एड्रेस स्पेस, और दिस इज द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर हम बाइट्स बता देते हैं, ऐड करने के बाद जो नंबर बनता है वो एक्चुअली फिजिकल एड्रेस स्पेस है। तो इससे यानी कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस के जरिए से फिजिकल एड्रेस स्पेस कैलकुलेट कर ली जाती है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस में क्या क्या चीजें हैं, बेस और लिमिट, ठीक है। बेस में लिमिट ऐड करोगे जो जवाब आएगा वो क्या हो जाएगा फिजिकल एड्रेस स्पेस, यानी कि रैम की ये वो लोकेशन है जहां पर इस प्रोसेस का साइज जो है खत्म हो रहा है। अब ये इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर वक्त ये चेक करता रहता है कि प्रोसेस अपने बेस और लिमिट के अंदर ही है, या जो फिजिकल एड्रेस स्पेस जो उसको असाइंड है उसके अंदर ही है, कहीं से बाहर तो नहीं जा रहा। जैसे ही अगर वो बाहर जाता है तो फौरन एरर जनरेट होता है, ट्रैप जनरेट होता है, या उस प्रोसेस को शट डाउन कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको क्रैश कर देता है, ठीक है। तो उसको ऐसा नहीं करता कि वो आगे दूसरे प्रोसेस में चला जाए और सारे प्रोग्राम खराब हो जाए, ऐसा नहीं होने देता, उसी प्रोसेस को क्रैश कर देता है। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ये समझ के क्लियर हो गया लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है, फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है, और बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर्स, और कैसे डेटा किसमें मेंटेन रहता है। अब देखिए हार्डवेयर से एड्रेस प्रोटेक्शन कैसे होती है, क्योंकि सीपीयू, ये डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू एड्रेस को चेक करेगा, ये एड्रेस को चेक करेगा कि एड्रेस जो है वो ये बेस एड्रेस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बेस एड्रेस से ज्यादा हो, यानी कि बेस एड्रेस जो प्रोसेस का एड्रेस असाइंड है अगर वो बेस से स्टार्ट हो रहा है इक्वल टू या ग्रेटर देन, ठीक है, बेस से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो छोटा किससे है, बेस प्लस लिमिट। तो आपने बेस और लिमिट को ऐड कर दिया, उसका जो भी जवाब आएगा उससे छोटा है, ठीक है। उससे ज्यादा होगा तो जाहिर है वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि वो बेस और लिमिट के दरमियान यस
अगर वो आपका प्रोसेस का एड्रेस बेस और लिमिट के दरमियान है, बेस और बेस प्लस लिमिट के दरमियान है, तब तो वो यस यहाँ पर जा रहा है मेमोरी में, तब वो मेमोरी के अंदर जाए, ये मेमोरी के अंदर चला जाए, ये समझो प्रोसेस आ गया मेमोरी के अंदर, क्योंकि उसका जो है बेस और इसका जो बेस था और जो लिमिट था वो ये प्रोसेस उसके अंदर है। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा नहीं होता, अगर नो होता, बेस एड्रेस से या तो छोटा होती वैल्यू, ठीक है, छोटी होती, या वो लिमिट से बड़ी हो जाती, तो जाहिर है वो फिर वो दूसरे प्रोसेस के एरिया में जा रहा था। तो नो की सूरत में ये क्या हो रहा है, नीचे आप देखिए, नीचे आ रहा है एरो, नो की सूरत में क्या हो रहा है, ट्रैप टू ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर एड्रेसिंग एरर, वो कहेगा एड्रेसिंग एरर है, ये जो है प्रोसेस अपनी असाइंड बाउंड्री से बाहर जा रहा है, बेस से नीचे या लिमिट से ऊपर अगर जा रहा है तो अपनी असाइंड बाउंड्री से बाहर जा रहा है, तो उस सूरत में एड्रेसिंग एरर जनरेट होगा। तो प्रोसेस जो है वो फिर मेमोरी में जाएगा ही नहीं, ये नहीं होगा कि वो चला जाए दूसरे प्रोसेस को खराब करे, वो शुरू में ही सीपीयू चेक कर लेगा कि अगर वो बेस और लिमिट के अंदर है तब तो वो जाने देगा, वरना उसको एड्रेसिंग एरर की वजह से उसको स्टॉप कर देगा, एरर जनरेट करेगा, ट्रैप होगा ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोड्यूस। इस स्लाइड में क्लियर हो गई है सारी बात? क्वेश्चन है स्लाइड में? इसमें बस ये दिखाया गया है कि प्रोसेस अगर अपने बेस और लिमिट के दरमियान है तब तो वो रैम में जाए, वरना वो रैम में नहीं जाए, एरर जनरेट हो जाए। अच्छा जी, एड्रेस बाइंडिंग। अच्छा, एड्रेस बाइंडिंग के अंदर क्या बात होती है, क्या इश्यूज होते हैं, वो उसको भी हम यहाँ पर देख लेंगे। एड्रेस बाइंडिंग का मतलब क्या है? प्रोग्राम्स ऑन डिस्क रेडी टू ब्रॉट इनटू मेमोरी टू एग्जीक्यूट फ्रॉम एन इनपुट क्यू। होता है क्या है, हार्ड डिस्क के अंदर प्रोग्राम सारे मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो ये समझे आपकी हार्ड डिस्क है और प्रोग्राम सारे हार्ड डिस्क में मौजूद हैं। अब वो हार्ड डिस्क में जो प्रोग्राम मौजूद हैं वो कहाँ आना चाहते हैं, वो रेडी क्यू में आना चाहते हैं, लेकिन रेडी क्यू में आने के लिए वो सारे इनपुट क्यू बनाते हैं, ठीक है, क्यू बनती है हार्ड डिस्क पे, क्यू बन जाती है, इनपुट क्यू होती है, और वो एक एक करके जो है फिर वो रैम में आनी है, आपके रैम फॉर इंस्टेंस रैम है, तो एक एक करके सारे प्रोसेस जो है वो रैम में आना शुरू हो जाता है। तो पहले पहला प्रोसेस आता है रैम में, भी दूसरा प्रोसेस आता है, ठीक है। तो प्रोग्राम और प्रोसेस में फर्क है ना, जब वो हार्ड डिस्क पे होता है तब तो वो प्रोग्राम होता है, लेकिन जब वो रैम में लोड होता है तो वो प्रोसेस बन जाता है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो एक एक करके रैम के अंदर सारे प्रोसेसेस जो है वो लोड होना शुरू हो जाते हैं। जो हार्ड डिस्क पे बिल्डअप होती है वो इनपुट क्यू कहलाती है, कि जो रैम में आना चाह रहे हैं प्रोसेस हार्ड डिस्क से, तो वो इनपुट क्यू के अंदर जो है वो बफर के अंदर आते हैं और फिर वो रैम के अंदर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, विदाउट सपोर्ट का मतलब क्या है, कि अगर देखा ना जाए कि प्रोसेस कहाँ पर आ रहा है, कौन सा प्रोसेस रैम के अंदर कौन से एड्रेस पर आ रहा है, अगर ये देखा ना जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इसकी सपोर्ट ना दे, तो फिर वो पहला प्रोसेस हमेशा लोड कहाँ होता है, जो पहला मेमोरी का एड्रेस है वो कौन सा है, 0000, यानी कि मेमोरी का पहला रैम का एड्रेस यही होता है, हमेशा 0 ही होता है, जाहिर है। तो हमें जो पहला प्रोसेस आएगा वो हमेशा 00 पे जाएगा, अगर उसको विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट चेकिंग, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड कर देगा तो वो 0 पे ही लोड कर देगा। लेकिन ये मतलब लिखा हुआ है, इनकन्वीनियंट टू हैव फर्स्ट यूजर प्रोसेस फिजिकल एड्रेस ऑलवेज इट, थोड़ा मुश्किल होता है कि हमेशा पहला यूजर का जो पहला प्रोसेस है वो हमेशा इस पे लोड किया जाए। हो सकता है इसके ऊपर कुछ और भी प्रोसेस पहले से मौजूद हो, फिर मसला हो जाता है कि हमेशा जो है वो विदाउट चेकिंग उसको लोड कर दिया जाए 0 पे, तो चेक किया जाता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम पर भी वो चेक करता है कि वो उसका कौन सा एड्रेस, जरूरी नहीं है कि वो 00 भेजे, वो उसको कहीं और भी भेज सकता है, किसी और मेमोरी एड्रेस पे भी भेज सकता है पहले प्रोसेस को। हाउ इट कैन नॉट बी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसा ना हो, ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसा ना हो, ठीक है। फर्दर एड्रेसेस रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम्स लाइक सोर्स कोड एड्रेस यूजुअली सिंबॉलिक, कंपाइल्ड कोड एड्रेस बाइंड टू यूनिफाइड एड्रेस। अब देखो होता है क्या है कि जाहिर है
मुख्तलिफ तरीकों से जो है एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन होती है। कि प्रोग्राम आप जैसे C++ में कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, C++ पे कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, तो वो प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो उसके बाद आप जब उसको कंपाइल करते हो तो वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है प्रोग्राम। ठीक है? तो कंपाइल करते हो लोड मतलब लिंकर आता है, लिंकर उसको फिर जो है वो एड्रेस बाइंडिंग करता है उसकी रैम के साथ, और फिर जो है वो उसका एड्रेस कैलकुलेट करके फिर उसको लोड करता है। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। उसको कह रहा है कि वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है प्रोग्राम जब आप उसको कंपाइल करते हो। सोर्स कोड एड्रेस यूजुअली सिंबॉलिक। सोर्स कोड जो सिंबॉलिक का मतलब क्या है? ज़ाहिर है वो आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी में आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंबल्स यूज़ किए होंगे। ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंबल कौन से होते हैं? यही जो हम लिखते हैं फॉर का लूप, व्हाइल, इफ, एल्स, ये जो लफ्ज़ हम लिख रहे हैं ये सारे सिंबल्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंबल्स होते हैं। तो सोर्स कोड आपका यूजुअली सिंबॉलिक होता है। ठीक है? सिंबल्स में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंबल्स हैं उन्हीं के ऊपर मुश्तमिल होता है। लेकिन जो कंपाइल कोड होता है, कंपाइल कोड एड्रेस बाइंड टू रिलोकेटेबल एड्रेस। कंपाइल के वक्त वो जो प्रोग्राम होता है वो रिलोकेटेबल एड्रेस के ऊपर बाइंड होता है। ठीक है? रिलोकेटेबल एड्रेस का मतलब क्या है? फिर मैं रैम के अंदर किसी एड्रेस पे जाएगा, अब उसमें बता देंगे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल ये 14 बाइट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मॉड्यूल, यानी कि शुरू से 14 बाइट्स ले लीजिए। पहले यूजर का पहला प्रोसेस आएगा, वो कहेगा शुरू से 14 बाइट्स ले लीजिए, तो शुरू के 14 बाइट जो है वो पहले प्रोसेस को दे देगा। ठीक है? इस तरह से बता देता है कि भाई जो है ये प्रोग्राम की बाइंडिंग कर दो रैम के ऊपर, क्योंकि ये प्रोग्राम 14 बाइट्स का है, तो शुरू से 14 बाइट्स तक ले लो, रैम के अंदर ये प्रोसेस लोड कर दो। फिर वो लिंकर क्या करता है, लिंकर या लोडर, वो वो शुरू से जहाँ पर वो रखा जाता है प्रोग्राम, अब जरूरी नहीं है कि वो शुरू से रखे, कहीं भी रख दे, हो सकता है वो कहीं भी रखे, वहां से लेके अगले 14 बाइट्स तक वो एड्रेस कैलकुलेट करेगा, उसमें वो जमा करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर वो स्टार्ट कर रहा है, चलिए यहाँ मैं बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रैम आई और रैम है ये, रैम में एक प्रोसेस आया, वो यहाँ से प्रोसेस आया, सेवन यहाँ पर कोई प्रोसेस रखा था पहले, यहाँ कुछ भी रखा था पहले। ठीक है? उससे हम कंसर्न नहीं है। यहाँ पर जो है वो एक पहला प्रोसेस आया और वो एड्रेस था फॉर इंस्टेंस 7400। अब ये 14 बाइट्स, अब आपको पता है ये प्रोग्राम 14 बाइट्स लेगा, तो 14 बाइट्स पे ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ तक, और उसमें 14 बाइट्स ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 74014, 74014, 14 बाइट्स हो गया। ठीक है? यही लिखा है यहाँ पर 74014। तो 14 बाइट्स ये फिजिकल एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस है। ठीक है? लॉजिकल एड्रेस क्या है? 14 बाइट्स है भाई, कहीं भी रख दो, 14 बाइट्स ले लो, ये लॉजिकल हो गया। फिजिकल क्या है? वो 7400 पे रखा और उसको 14 बाइट्स पर ऐड कर लिया, तो 74014 ये आपका फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट हो गया। ठीक है? अगला प्रोग्राम होगा, अब इसके लिए अगला अलग इस एड्रेस स्पेस चाहिए होगी, जो अगला प्रोग्राम आएगा। अच्छा, लेस देन अ मिनट दिखा रहा है, ये एप्लीकेशन टीयर डाउन होने वाला है, दोबारा से कनेक्ट करना होगा।